हेलो दोस्तों। तो हम केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। इस लेक्चर में हम उसी एटॉमिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को आगे पढ़ेंगे। ठीक है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड ऑफ बोहर ऑर्बिट्स। किसी बोहर ऑर्बिट्स में किसी भी इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में केमिस्ट्री में हम लोगों ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पहला वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, कैसे होता है, कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल टर्म्स क्या होते हैं, उनका रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, सभी चीज़ को हम पढ़ चुके थे। इस लेक्चर में हम फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, किसी बोहर ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड and frequency time period of electron in बोहर्स ऑर्बिट। यानी किसी भी बोहर्स ऑर्बिट्स में किसी इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा। प्लास्टिक या निकल लेता हूँ। ठीक है भाई। तो इस लेक्चर में हम फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है। ठीक है। ये न्यूक्लियस है किसी बोहर ऑर्बिट में, ये बोहर ऑर्बिट हुआ, ये बोहर ऑर्बिट हुआ। बोहर ऑर्बिट मतलब यह केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के जो स्पीसीज होंगे जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसके लिए जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं इसका, उसको कहते हैं बोहर कॉन्सेप्ट या बोहर ऑर्बिट्स। क्योंकि बोहर ऑर्बिट्स, बोहर कॉन्सेप्ट केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही वैल्यूएबल होगा। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो यह इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा ना। कोई इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। मान लीजिए उसकी वेलोसिटी कितनी है, v। कितनी है, v। अब इसका मान लीजिए कि इस न्यूक्लियस से इसका जो दूरी है, इसका डिस्टेंस है, उसको r, और यही उसका रेडियस होगा। होगा कि नहीं, यही उसका रेडियस होगा। और वेलोसिटी क्या है, v, रेडियस क्या होगा, r। तो वेलोसिटी है v, रेडियस है r। अगर इसके हम टाइम पीरियड का बात करें तो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से चलने के बाद, ये घूम कर पूरा घूमने के बाद फिर यहीं पर आ गया, तो इसका टाइम पीरियड कितना हुआ, कितना हुआ, 2πr भाई के 2πr दूरी बटा के वेलोसिटी। कितना डिस्टेंस चला बाई के वेलोसिटी, वही उसका होगा टाइम कितना लिया, टाइम कितना लिया, डिस्टेंस कितना चला बाई के वेलोसिटी, वही उसका होगा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2πr बाई के v, ये होगा उसका टाइम पीरियड। ये देखिए कि टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड। यानी यहाँ पर आप एक स्टार करके लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। टी क्या है, टाइम पीरियड। टी क्या है, टाइम पीरियड। ये जो है ना, इसको स्टार करके स्टार बनाकर लिख ही लीजिएगा। ठीक है, छोड़िएगा मत, इसको लिख लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, टाइम पीरियड। अगर हम यहाँ पर बात करें कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन आर, बी एंड टी, हम बात कर सकते हैं ना। जैसे कि किसी भी, मान लीजिए कि इस ऑर्बिट में है, तो इस ऑर्बिट का नंबर मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट में है, एन ऑर्बिट में है। किस ऑर्बिट में, एन ऑर्बिट में। इसके आगे पी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, हमको नहीं पता। मान लीजिए कि यह एन ऑर्बिट में है, तो अगर हम कहें कि टाइम पीरियड एन और उसके जेड यानी एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशन होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हम पहले प्रोपोर्शनलिटी निकाल चुके हैं। आर क्या होता था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई के जेड, होता था कि नहीं। ये देखिए आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई के जेड होता था।
उसके बाद v का अगर लिखें, वेलोसिटी को लिखें तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई के एन। ये दोनों होते थे, लिखवाए हैं, पेज पलट कर देख लीजिएगा। r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई के एन स्क्वायर बटा के जेड, और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई के एन। ये होता था। क्या करना है कि 2 पाई तो कांस्टेंट होगा। अगर इस टाइम पीरियड को r और v के टर्म्स में लिखना चाहे तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, क्योंकि पाई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाई के भी। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। r पुट कर दीजिए, v का वैल्यू पुट कर दीजिए, r का वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए क्या आ रहा है। पुट करके एक बार पुट करके वैल्यू देखिए क्या आ रहा है। देखिए क्या आएगा, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का वैल्यू कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर बाई के जेड बाई के एन हो जाएगा। एन ऊपर जाएगा, जेड यहाँ पर जाएगा, यानी कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू बाई के जेड स्क्वायर। ये आ गया आपका टाइम पीरियड जेड और एन में रिलेशन। ये आ गया आपका टाइम पीरियड जेड और एन में रिलेशन। इस पर सवाल हम करवाएंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो इस प्रोपोर्शनलिटी या इस रेशियो को हम उल्टा कर देंगे, इस रेशियो को उल्टा कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई के एन क्यू। होगा कि नहीं? इस रेशियो को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं? कर देंगे तो हो जाएगा ना। देखिए टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी टी अगर फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो टी का वैल्यू है तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू उसका अपोजिट आ जाएगा, उसका उल्टा आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? आसान है ना? सिंपल है ना? एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है एकदम। वीडियो रोकिए, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए आराम से। वीडियो रोकिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। वीडियो रोकिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो रोकिए और इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोकिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इस पर एक सवाल दे रहे हैं। हर कॉन्सेप्ट, ये मत सोचिए कि कोई हम कॉन्सेप्ट बता दे उसको छोड़ के बिना सवाल के निकल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हर सवाल बताएंगे, हर सवाल पर, हर कॉन्सेप्ट पर बताएंगे, हर कॉन्सेप्ट पर 1 2 3 सवाल करवाएंगे ही करवाएंगे, चाहे एक ही करवाएंगे लेकिन करवाएंगे। हर कॉन्सेप्ट पर 1 सवाल 2 सवाल होगा। ठीक है, चल रहा है ना वीडियो भाई? ठीक है, ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं, तब इसको हो गया होगा, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, हेडिंग तो डाल ही दिए होंगे कि क्या पढ़ रहे हैं आज हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं आज हम लोग, किस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं आज हम लोग फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक सवाल इस पर लिखिए, एक सवाल लिखिए कि what is the ratio of electron present, what is the ratio of electron, what is the ratio of, ये रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन मजा नहीं दे रहा है ना, लिखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन present in lithium plus 2 and lithium plus 2 in third orbit and beryllium plus 3 second orbit। ये हमको बताना है, वीडियो को ट्राई कर लीजिए, समझ लीजिए पहले क्या बोल रहे हैं, समझ लीजिए। What is the ratio of time period of electron present in lithium plus 2 in third orbit and lithium beryllium plus 3 second orbit। यानी कि वह मतलब लिथियम प्लस 2 के पहला ऑर्बिट में, तीसरा ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो टाइम पीरियड है, और लिथियम बेरिलियम प्लस 3 के दूसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका टाइम पीरियड है, उन दोनों का रेशियो क्या होगा, ये आपको निकालना है। और कुछ करना नहीं, वही प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन से आएगा, सीधे रेशियो लीजिए आ जाएगा। ठीक है, रुकिए भाई, ठीक है, तो ही आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया ना, आसान है ना? वीडियो रोक कर ट्राई कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसको, देखिए कैसे करेंगे, ट्राई किया ना वीडियो रोक कर,
अरे श्योर कर लीजिए भाई, क्योंकि हमारे बताने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू बाई के जेड स्क्वायर, यही ना होता है, यही ना होता है, यही होता है ना, होता है। अगर हम किसका लें, लिथियम का, लिथियम का, लिथियम का, तो लिथियम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एन कितना हो जाएगा इसके लिए, किस ऑर्बिट में, तीसरा, तो इसका हो जाएगा 9 बाई के लिथियम प्लस 2, लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तीसरे नंबर पर आ रहा है, एटॉमिक नंबर लिथियम का 3, तो 3 का क्यू होगा तो 27 हो जाएगा, यानी 3 का क्यू यहाँ पर लिखिए, 3 का क्यू, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो 2 3 से 2 3 कैंसिल, बचेगा क्या 3। टाइटेनियम लिथियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3, ठीक। अब हम ले रहे हैं बेरिलियम का, तो टाइम पीरियड ऑफ बेरिलियम, लिथियम प्लस 2 है, लिथियम प्लस 2 है, बेरिलियम प्लस 3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, एन क्यू बाई के जेड स्क्वायर, एन इसका कितना हो जाएगा, किस ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, यानी दूसरे का होल क्यू बाई के बटा के बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम चौथे नंबर पर आ रहा है, यानी कि चौथा का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करिए, 4 चौके 16, ये हुआ 8, यानी 1/2। देखिए इसको सही किए हैं, देखिए इसको सही किए हैं, एकदम सही किए हैं, इसमें क्या गलत होगा, एकदम सही है, ठीक है भाई। तो टाइम पीरियड ऑफ बेरिलियम प्लस 3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 हो गया। रेशियो लेना है, जब रेशियो लेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट जाएगा, क्योंकि कोई कांस्टेंट रहेगा, तो अगर कोई कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी रेशियो लेते समय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटकर इक्वलिटी का साइन आ जाएगा, एकदम आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, टाइम पीरियड लेना है, टाइम पीरियड ऑफ लिथियम प्लस 2 बाई के टाइम पीरियड ऑफ बेरिलियम प्लस 3, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 3 और इसका कितना हो जाएगा 1/2, ऊपर जाएगा आ जाएगा 6, यानी टाइम पीरियड ऑफ लिथियम प्लस 2 इज टू टाइम पीरियड ऑफ बेरिलियम प्लस 3 इक्वल्स टू 6:1, कितना 6:1 आ गया रेशियो, आया। आसान है, एकदम आसान है कि नहीं भाई, सही से अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, इससे आसान कुछ है, एकदम आसान है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। लगा लीजिए इसको, वीडियो रोके लगा लीजिए, वीडियो रोके इसको लगा लीजिए, पहले देखें क्या हुआ टाइम, ठीक है भाई। वीडियो रोके इसको लगा लीजिए, मिटा रहे हैं आप, मिटा रहे हैं, मिटा दिए, देखिए मिटा दिए ना। अब देखिए, अब हम अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्या कंसेप्ट पढ़ेंगे कि किसी भी एटम, किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ में जो उसके ऑर्बिट का रेडियस होता है, रेडियस और टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड टाइम पीरियड ऑफ द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे रिलेशन, लिखते रहिएगा, रिलेशन बिटवीन टी एंड आर। व्हाट इज द आर, आर इज द रेडियस फ्रॉम न्यूक्लियस, व्हाट इज आर, रेडियस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो देखिए, मान लीजिए कि यह कोई न्यूक्लियस है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, ऐसे घूम रहा है, बीच का डिस्टेंस आर है, v वेलोसिटी से घूम रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आने में यहाँ तक टाइम पीरियड लगा टी, कितना लगा टाइम पीरियड टी। तो इस टी और इस आर के बीच में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टी एंड आर। इससे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में, बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अच्छे से सवाल इस पर लगाइएगा, इस पर सवाल 1-2 लगवाएंगे हम भी, चिंता मत करिए, ठीक है। तो देखिए भाई, देखिए टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, एन क्यू बाई के जेड स्क्वायर, एन क्यू बाई के जेड स्क्वायर, और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, एन स्क्वायर बाई के जेड। किसी भी एक कांस्टेंट स्पीसीज के लिए, अब जो भी लेंगे, या फिर लिथियम लेंगे तो लिथियम का ही रेडियस लेना पड़ेगा, और लिथियम के ही ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा, यानी कि जेड तो सेम हो जाएगा, जेड ही कांस्टेंट हो जाएगा, जेड क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि जो भी स्पीसीज लेंगे उसका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा। हो सकता है क्या डिफरेंस,
उसके सेल के नंबर में, या तो अगर दूसरा सेल लेना चाहे दूसरा सेल लेंगे, तीसरा सेल लेना चाहे तीसरा सेल लेंगे। लेकिन अगर लिथियम ले रहे हैं तो लिथियम +2 रहे तो लिथियम +2 ही लेंगे, यानी उसके लिए जेड कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर जेड कांस्टेंट हुआ तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, अब अगर टी और आर में रिलेशन पता करना है तो हमको एन को हटाना पड़ेगा। एन को कैसे हटा सकते हैं, सोचिए, दिमाग लगाइए, सोचिए सोचिए, एन को कैसे हटा सकते हैं, सोचिए 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 सोचिए, एन को कैसे हटा सकते हैं, सोचिए, वीडियो रोके सोचिए, एन को कैसे हटा सकते हैं। सिंपल सा है भाई, सिंपल सा है। क्या करना है ना कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या स्क्वायर, और इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन के पावर 6, और इसका क्यूब करेंगे तो आर स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, इसका स्क्वायर करिए 6 हो जाएगा, तो इसका क्यूब करिए तो सही है, सही है, आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन के पावर 6। ठीक है, एकदम ठीक है। अब एन 6 एन 6 सेम हो गया, यानी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, यानी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड टी। एकदम ये बहुत सटीक प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको याद रखिएगा। इस पर एक सवाल दे रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। इस पर एक सवाल दे रहे हैं, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा आपका, एकदम कहीं से सवाल फंसेगा ही नहीं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से सवाल नहीं फंसेगा, एकदम सिंपल है ये। ठीक है, तो पहले वीडियो रोकिए, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोकिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटा दें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिटा दिए। सवाल लिखिए, इस पर एक मस्त सवाल, एकदम अच्छा से सवाल लिखिए, हम लिखवा रहे हैं। देखिए, रेशियो ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, नहीं सेकेंड एंड थर्ड मत लिखिए, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सेल from nucleus is 1:4, 1:4, then 1:4, then find the ratio of time period। यानी कि कहा है कि द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सेल फ्रॉम टाइम पीरियड of electron present in second and third orbit। यानी कि देखिए, सवाल को समझिएगा, सवाल को समझिएगा, सवाल क्या कह रहा है, समझ में नहीं आया तो हम समझा दे रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सेल फ्रॉम न्यूक्लियस इज 1:4, यानी कि अगर किसी भी न्यूक्लियस किसी भी न्यूक्लियस किसी भी न्यूक्लियस का, किसी भी एटम का एक ही न्यूक्लियस होगा ना, तो न्यूक्लियस से उसके दूसरे और तीसरे सेल का जो डिस्टेंस है उनका रेशियो 1:4 है। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट। तो सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसका कुछ टाइम पीरियड होगा ही होगा, तो उसका रेशियो पूछा कि क्या होगा। ठीक है, वीडियो रोके, नोट कर लीजिए और सवाल लगा दीजिए फट से, तो फट से सवाल लगा दीजिए, लगा दीजिए फट से, फटाफट लगाइए, जल्दी लगाइए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, टाइम नहीं है। ठीक है, देखिए 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 देखिए, एकदम टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर क्यू के होता था ना, तो T1 स्क्वायर बाई के T2 स्क्वायर इक्वल्स टू R1 क्यू बाई के R2 क्यू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दो ठेका लेंगे तो उसका डिवाइड करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा और इक्वलिटी का साइन आ जाएगा, इतना क्लियर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसका रेशियो निकालना है, इसका रेशियो दिया है, तो देखिए T1 बाई के T2 टोटल का होल स्क्वायर रखिए, ठीक है, इक्वल्स टू R1 बाई के R2 टोटल का होल क्यूब हो जाएगा, यानी T1 बाई के T2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू R1 बाई के R2 का रेशियो कितना दिया है 1:4, 1 बाई के 4 का होल क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर।
अच्छा ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, T1 बाई के T2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई के 2 का 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। कोई दिक्कत है कि नहीं? एकदम सोचिए, कोई दिक्कत है कि नहीं? वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि 1/4 था। अगर इसके पर हम 2 लिख दे रहे हैं तो वही बतिया रहा है 1/4। क्यों? तो क्यों रहेगा ही इतना कंसेप्ट। भाई क्लास 11th में आ गए तो ना तो आता ही होगा ना, इसमें क्या बताने वाली बात है। ठीक है, तो इस 2 से यह 2 कैंसिल, अब आ जाएगा इसका रेशियो 1:4, यानी T1 बाई के T2 इक्वल्स टू 1/8। आया? समझ में आया? समझ में आया? सिंपल है कि नहीं? एकदम आसान है कि नहीं? एकदम आसान है। वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे लगाने से पहले आप लगा लिए होंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर अगला कंसेप्ट बता रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको। मिटा देना, मिटा दें। कितना हो रहा है भाई टाइम, पहले देख। ठीक है भाई, ज़्यादा समय हो जाएगा ना, मिटा दे रहे हैं। पढ़ाना भी आज बहुत ज़्यादा है। आज कम से कम अभी कुछ भी नहीं कवर हुआ और समय होने वाला है, समय पूरा होने वाला है। भाई कुछ बताया ही नहीं, 2 कंसेप्ट होता है इसलिए। तो अब देखिए देखिए अब हम पढ़ेंगे वेब नंबर। व्हाट इज़ अ वेब नंबर? वेब नंबर, देखिए वेब नंबर क्या होता है। वेब नंबर, व्हाट इज़ अ वेब नंबर? वेब नंबर होता क्या है? सबसे पहले इसका कंसेप्ट देखिए। वेब नंबर मतलब कि किसी भी इसको वेब नंबर को न्यू बार से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं वेब नंबर। और वेब नंबर होता क्या है? वेब नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ वेब इन यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ में, जैसे कि 1 मीटर का कोई लेंथ है, 1 मीटर का कोई लेंथ है, और इसमें कितने वेब हैं, तो इसको कहेंगे वेब नंबर। इसको प्रेजेंट किससे करते हैं? न्यू बार से, न्यू बार। और न्यू बार को क्या लिखते हैं? एक यूनिट लेंथ में कितने वेब हैं, उसके लिए एक वेब की कितने वेब होंगे। यहाँ से ऊपर से नीचे गया, फिर नीचे से ऊपर आया, तो इसको क्या कहेंगे? एक वेब। यानी कि कितने वेब होंगे, एक यूनिट में कितने वेब होंगे, तो एक यूनिट में जितना वेब का लेंथ होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो एक यूनिट में प्रेजेंट वेब आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? हाथ उठाइए किसको समझ में आया। देखिए एक यूनिट में कितने वेब बनेंगे, वही होता है वेब नंबर, यानी नंबर ऑफ वेब प्रेजेंट इन 1 यूनिट लेंथ। यानी कि इसको न्यू बार से लिखते हैं, और न्यू बार क्या होगा? एक यूनिट में 1 बाई के कितने वेब बनेंगे, मतलब एक वेब का वेब लेंथ कितना होगा, डिवाइड कर देंगे उससे, तो एक यूनिट में प्रेजेंट वेब आ जाएंगे। समझ में आ गया ना? सिंपल सा, समझ में आ गया? सिंपल सा है, समझ में आ गया? ठीक है, इसको पहले नोट करिए। अच्छा ये बताइए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई N1 है, N2 है और N3 है। इसको पहले नोट कर लीजिएगा, वेब नंबर वाला नोट कर लीजिएगा। पहले इसको नोट करिए, फिर बता रहे हैं। N1 N2 N3 का कंसेप्ट वही नहीं बताएंगे, वही बता रहे हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा दें, फिर उसके बाद वेब नंबर का कंसेप्ट। वेब नंबर क्या है? नंबर ऑफ वेब इन यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेब इन यूनिट लेंथ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं इसको, ठीक है, मिटा रहे हैं। समझ में आ गया होगा? सिंपल सा तो समझ में ही ना करेगा भाई। इसमें क्या होता है, हाई वाला लिख लीजिएगा। वेब नंबर क्या है? 1 बाई के लेमडा को वेब नंबर कहते हैं, यूनिट लेंथ में कितना लेमडा बना। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे ये बताइए हमको एक बात हमको ये बताइए कि जैसे मान लीजिए 3 सेल है, यह N1 है, यह N2 है और यह N3 है। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, सोचिएगा, यह N1 है, यह N2 है, ये N3 है। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यह इलेक्ट्रॉन N1 में कितने तरीके से आ सकता है? सोचिए, यह इलेक्ट्रॉन इसमें कितने तरीके से आ सकता है? देखिए यह इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से आ सकता है। या तो यह इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आ सकता है,
और इसमें आने के बाद इसमें से इसमें आ सकता है, ठीक है। या यह इलेक्ट्रॉन जो है डायरेक्ट इसमें आ सकता है कि नहीं। अगर मान लीजिए यह इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इसमें से, सोचिएगा भाई, पहले ये कंसेप्ट छोड़िए, आपको हम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं कि मान लीजिए दो ठो, पहले देखिए ये N1 है और ये N2 है, दो ठो देखिए, फिर तीन ठो देखिएगा। ये N1 है, ये N2 है, कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और यह इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आया, इसमें से इसमें। अच्छा, इसकी एनर्जी जो मान लीजिए इसकी एनर्जी मान लीजिए E1 और इसकी एनर्जी E2, इसकी एनर्जी E1, इसकी एनर्जी, समझ में आया? इसकी एनर्जी E1 और इसकी एनर्जी E2। यह इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आया, यानी इसके बीच में जो एनर्जी निकला होगा ये क्या करेगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो हम आपको बताए हैं कि जब ऊपर से नीचे आएगा, बताए हैं, तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो यह इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा। क्या करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा। कोई इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा, सिंपल सा। अब ये जो एनर्जी होगा मान लीजिए डेल्टा ई, और ये डेल्टा ई कितना होगा, डेल्टा ई कितना होगा, E1 माइनस E2। डेल्टा ई कितना होगा, E1 माइनस E2 होगा ना, समझ में आ रहा है ना। यानी E1 में से E2 घटाएंगे तो ये डेल्टा ई हो जाएगा, क्योंकि हायर लेवल में लोअर लेवल से हायर लेवल में आ रहा है तो एनर्जी को, यानी हायर लेवल ऊपर माइनस रहता है तो नीचे वाला क्या बड़ा माइनस रहता है, -13.6 है फर्स्ट का, तो सेकंड का -3.4 होता है। ई डेल्टा ई कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। अच्छा ये बताइए, डेल्टा ई इक्वल्स टू E1 को क्या लिख सकते हैं, एनर्जी को बताएं ना कांस्टेंट टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखने के लिए एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म्स में एनर्जी को लिखने के लिए। पहले चल रहा है कि नहीं भाई, ठीक है, समझ में आ रहा, चल रहा है। देखिए E2 है, यानी अगर इसकी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो माइनस ये वाला बड़ा हुआ ना, E2 बड़ा, अरे यार गलती यहाँ पर लिख दिया ना, E2 बड़ा हुआ, E2 बड़ा हुआ, E1 छोटा हुआ, यानी E2 माइनस E1, क्योंकि -13.6 मान लीजिए, सपोज कीजिए E1 है, E2 है, ठीक है। तो इसके लिए एनर्जी के टर्म्स में क्या लिखते हैं, E = -13.6 n² बाई के Z², बाई n² था कि n² बाई, नहीं, Z² बाई n², ठीक है, Z² बाई के n²। एनर्जी का टर्म्स कांस्टेंट टर्म्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यही लिखते थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते थे ना, यही ना लिखते थे एनर्जी के टर्म्स को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या लिखते थे, -13.6 Z² बाई के n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो E2 को क्या लिखेंगे, -13.6 Z² बाई के n, क्योंकि एटम तो सेम है, तो एटम स्पीसीज सेम है तो उसके लिए Z तो कांस्टेंट रहेगा, तो Z तो सबके दोनों के लिए होगा, Z इसके लिए होगा। तो E2 के लिए E2 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर माइनस, अब इसका -13.6 Z² बाई के N1 का स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया, माइनस इसके लिए कांस्टेंट, इसके लिए अलग हो गया। तो डेल्टा E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -13.6 Z² बाई के N2 स्क्वायर प्लस 13.6 Z² बाई के N1 स्क्वायर। अच्छा, डेल्टा ई को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई को फार्मूला सब बताए हैं, SC बाई के लेमडा या H न्यू, यही जो एनर्जी निकलेगा वही नो SC बाई के लेमडा होगा, बताएं सब। अगर आप याद किए होंगे, सोचे होंगे, समझे होंगे, लगाए होंगे सवाल, तो सब याद होगा आपको, ठीक है, सब बताए हैं, केवल ये फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं कि हाँ। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, SC बाई के लेमडा। अब इसको देखिए, इसमें से 13.6 Z² कामा ले लीजिए, हो जाएगा 1 बाई के N1 स्क्वायर -1 बाई के N2 स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। SC को क्या लिख सकते हैं, 12.42 × 10⁻⁻7 बाई के लेमडा, इधर हो जाएगा 13.6 Z² 1 बाई के N1 स्क्वायर -1 बाई के N2 स्क्वायर, ठीक है, एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है, इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है। तो इतना 12.42 × 10⁻⁻7, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, इसको हम बताएं क्योंकि 12.42 × 10⁻⁻7 इसका डायरेक्ट वैल्यू
प्लैंक कांस्टेंट और सी का डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए लेमडा को क्या लिख सकते हैं, 1 के लेमडा को लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले देख लीजिए एक स्टेप, 1 के लेमडा को क्या लिख सकते हैं, 13.6 जेड स्क्वायर बाई के 12.42 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। फिर उसके बाद इसको लिख देंगे 1/k n1 स्क्वायर माइनस 1/k n2 स्क्वायर। इतना समझ में आ गया, इसको ऊपर से नीचे किए, समझ में आ गया, क्लियर, एकदम क्लियर। ठीक है, अब देखिए इसका जब डिवाइड करेंगे ना तो आएगा 1/k लेमडा इक्वल्स टू, ये आएगा लगभग 1.07 इंटू 10⁻7 जेड स्क्वायर 1/k n1 स्क्वायर माइनस 1/k n2 स्क्वायर, और इसको कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट क्या कहते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो इसका वैल्यू होता है, इसको क्या कहेंगे, वेव नंबर, इसको क्या कहेंगे, वेव नंबर, यानी एच न्यू इक्वल्स टू आर एच जेड स्क्वायर 1/k n1 स्क्वायर माइनस 1/k n2 स्क्वायर। ये डायरेक्ट वेव नंबर का फार्मूला है, या फिर इससे लेमडा भी निकाल सकते हैं। यानी कि किसी एटम का फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए इस पर एक क्वेश्चन करवाएं तो हम करवा रहे हैं, अभी चिंता मत करिए, कौनो चिंता नहीं करने वाली बात है। लेमडा इससे आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट, कौनो चिंता नहीं है। अगर इससे आप नहीं करना चाहें तो हम एक ट्रिक भी बताएंगे आपको, एकदम आसान ट्रिक है, और उससे डायरेक्ट पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे लेमडा निकाल सकते हैं, क्योंकि यह न्यू आ गया वेव नंबर, अब वेव नंबर की जगह 1/k लेमडा पुट कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। लिख लीजिए इसको, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए भाई, मिटा रहे हैं इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं इसको। देखिए चल रहा है ना भाई, ठीक है चल रहा है। देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बताएंगे, पहला जो तरीका अच्छा लगेगा उसी से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। देखिए कि इन इमेजन ये लिखिए, इन लिथियम +2 इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम लिखिए, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम किससे, n इक्वल्स टू 2 to n इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वेवलेंथ को कहते हैं लेमडा ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन या फिर वेवलेंथ ऑफ वेव। जैसे कि मान लीजिए कोई एटम है, हाइड्रोजन है, ठीक है, एटम कोई नहीं है, हाइड्रोजन है, तो हम कह रहे हैं कि उसमें से उसके दूसरे ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और वह दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आ गया, यानी दूसरा सेल से पहला सेल में आ गया। तो हमको बताना है कि उसका उस जो दूसरे सेल से पहले सेल में आएगा तो कोई एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, क्योंकि दूसरे सेल से पहले सेल में आ रहा है तो कोई एनर्जी निकली। तो जो वह एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी का वेवलेंथ कितना होगा, पहले ट्राई करिए, जो बताएं हैं वेवलेंथ वाला फार्मूला ना, उसी पर ट्राई करिए, फिर हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले ट्राई कर लीजिए इसको। देखिए किए होंगे इसको। देखिए सबसे पहले 1/k लेमडा इक्वल्स टू क्या था, रिडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर 1/k n1 स्क्वायर माइनस 1/k n2 स्क्वायर। ठीक है, 1/k लेमडा इक्वल्स टू
रीड वर्क कांस्टेंट को रहने दे, जेड क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी n1 क्या हो जाएगा, n2 कितना हो जाएगा, n2 कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा n2, क्योंकि दूसरा से पहला में आ रहा है, तो n1 कितना हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर, माइनस n2 कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि जो ऊपर वह n2, जो नीचे वह n1, जो ऊपर वह n2, क्योंकि n1 n2 बताएं, जो डायग्राम बनाएंगे सिंपल कर लेंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत होगा n1 n2 खोजने में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/k लैम्डा इक्वल्स टू रीड वर्क कांस्टेंट 1 - 1/4, ठीक है, यानी इसका कितना हो जाएगा 1/k लैम्डा इक्वल्स टू 1.07 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 हो जाएगा ना, डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, काटिए इसको, तो 1/k लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, ये -7 नहीं है, +7 है, रीड वर्क कांस्टेंट का वैल्यू +7 होता है, +7 लिखे ना रीड वर्क कांस्टेंट का वैल्यू, हाँ +7 होता है, तो 2 बचेगा 2, यानी मान लीजिए 0.28 आएगा, 0.28 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 बचेगा 2, 7 28, मान लीजिए 7 4 7 हो जाएगा ना, 8 के 32 हो जाएगा, तो 0.27, ठीक है, देख लीजिए 0.27, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/k लैम्डा इक्वल्स टू 0.27 मल्टीप्लाइड बाई करेंगे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 करिए, गुणा करिए, 21 के 81 लगा, यानी 6 8 8 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/k 0.81 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7, ठीक है। और ये जो आएगा कितने में, किस में आएगा, मीटर में, ये जो आएगा मीटर में आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यानी 1 में इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मीटर में आपका आ जाएगा वेवलेंथ, एकदम कंसेप्ट क्लियर आएगा वेवलेंथ एकदम। और हम इसको बताएं कैसे शॉर्ट ट्री करेंगे, पहले इसना नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें डिवाइड, देखिए चाहे इसमें देखिए कई प्रकार के आपको फालतू चीज़ करना है, क्या करना है, सबसे पहले रीड वर्क ये निकालो, फार्मूला में पुट करो, कौन दूसरा है कौन पहला, उसको खोजो, रीड वर्क कांस्टेंट का वैल्यू पुट करो, जेड का वैल्यू पुट करो, उसको सॉल्व करो, जितना आएगा डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, कुल करने के बाद 1 बाय लेमडा, तो लेमडा को उल्टा करो, उसके बाद उसका मीटर में आएगा, फिर लास्ट में डिवाइड करो, कई कंसेप्ट लगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, कई कंसेप्ट लगे ना, एकदम सिंपल सा एक तरीका आता है, एकदम आसान तरीका, उससे आप डायरेक्ट वेवलेंथ निकालेंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा कि आप निकाल लिए, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, मिटा रहे हैं इसको, कई ठो इसमें देखिए, कई ठो डिवाइड मल्टीप्लाई कई चीज़ें आ गई, लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट से इसको करना चाहें, डेल्टा इक्वल्स टू SC/k लैम्डा से, तो डेल्टा इक्वल्स टू SC/k लैम्डा से, तो तुरंत आ जाएगा, तो क्या, तो तुरंत आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है, तो तुरंत आ जाएगा। तो देखिए करेंगे क्या, तो तुरंत आ जाएगा, तो करेंगे क्या, देखिए कि डेल्टा ई कितना हो जाएगा, डेल्टा ई किस में से आ रहा है, डेल्टा ई कितना हो जाएगा E1 माइनस E2, और या फिर E2 का एनर्जी ज़्यादा होगा, E1 का एनर्जी कम होगा, E1 यही ना है, En2 है, En1 है, यानी E2 है, E1 है, इसमें से इसमें आया कितना, यही तो डेल्टा ई है, बताए ना, यही डेल्टा ई है, तो E2 माइनस E1, ज़्यादा एनर्जी कम एनर्जी, इक्वल्स टू SC/k लैम्डा का वैल्यू कितना था 4.2 × 10⁻⁷, किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई के लैम्डा, फ्रॉम 2 to 1, तो किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ या हाइड्रोजन स्पीसीज़ के पहले ऑर्बिट का, पहले सेल का, दूसरे सेल का, तीसरे सेल का, चौथे सेल का, पाँचवें सेल का, छठवें सेल का, 6 सेल तक एनर्जी का क्या कितना एनर्जी होता है, 6 सेल तक हम लिखवाए हैं। तो जो दूसरा सेल का एनर्जी है, दूसरे सेल का एनर्जी कितना होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, माइनस पहले सेल का 13.6 किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये सामने वाला भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैंसिल्ड आउट, बचेगा क्या 4.42 × 10⁻⁷ बाई के लैम्डा, घटेगा कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 10.2, क्योंकि माइनस प्लस और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 12.42 × 10⁻⁷ बाई के लैम्डा इधर करिए, 10.2 उधर करिए, यानी लैम्डा इक्वल्स टू
12.42 इंटू 10⁻⁻7 बाई के 10. हमको लगाने में समय लग रहा है सिर्फ ना, नहीं तो आप तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि डेल्टा आई को डायरेक्ट इधर कर दे, लेम्डा को उधर डायरेक्ट आ गया. इसको डिवाइड करिए 10.2 से, तो हमको लग रहा है 10.2 से इसको करिए डिवाइड करिए इसको 10.2 से, तो हमको जहाँ तक लग रहा है इसको करेंगे तो लेमडा इक्वल टू आएगा 121 नैनोमीटर के आसपास. कर लीजिएगा इसको 121 नैनोमीटर के आसपास, 121 नैनोमीटर. इसको कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा नैनोमीटर, क्योंकि आप 11th में आ गए तो इसका मतलब नैनोमीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, नैनोमीटर को मीटर में, मीटर को नैनोमीटर में, नैनोमीटर को एंगस्ट्राम में, एंगस्ट्राम को मीटर में कैसे बदला जाता है ये तो बताने वाली बात नहीं है. डायरेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्या फार्मूला है वो पता होना चाहिए. ठीक है, तो फार्मूला कंसेप्ट हम आपको अच्छे से बता ही दिए. ठीक है, इतना तो नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी को यूज करिएगा अधिकतर. वो वाला यूज मत करिएगा, वो वाला आपको बहुत ज़्यादा समस्या देगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा उसमें. ये वाला यूज करिएगा, आसान पड़ेगा, एकदम आसान पड़ेगा. हम लगाएं इतना ना तो आपको लग रहा है कठिन ना, लेकिन अगर जब आप अपने से एक दो बार लगाएंगे तो लगेगा इससे आसान कुछ नहीं, एकदम सिंपल है ये कंसेप्ट एकदम सिंपल है. तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए. कितना टाइम होगा भाई? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए. मिटा रहे हैं. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या, मल्टीपल ट्रांजिशन. क्या मल्टीपल ट्रांजिशन, क्या लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए मल्टीपल ट्रांजिशन. हेडिंग डाल दीजिए अगला मल्टीपल ट्रांजिशन. अगला हेडिंग डाल दीजिए मल्टीपल ट्रांजिशन. मल्टीपल ट्रांजिशन अगला हेडिंग में पढ़ेंगे. मल्टीपल ट्रांजिशन, मल्टीपल ट्रांजिशन क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक से अधिक जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी सेल में प्रेजेंट हो और वह इलेक्ट्रॉन एक से अधिक सेल में आने की प्रोबेबिलिटी रखता है, उसी को कहते हैं मल्टीपल ट्रांजिशन. उसी को क्या कहते हैं, मल्टीपल ट्रांजिशन. जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 N1 N2 एंड N3 तीन सेल हैं. कोई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, तो वह इलेक्ट्रॉन इस N3 से N1 में कितने तरीके से आ सकता है, सोचिए. यह इलेक्ट्रॉन N3 से N1 में कितने तरीके से आ सकता है, सोचिए. तो ये इलेक्ट्रॉन N3 से N1 में तीन तरीके से आ सकता है. देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन तो इसमें से इसमें आ सकता है. अगर मान लीजिए अगर इसमें से इसमें आया तो उसमें जो वेवलेंथ निकला, उसके एनर्जी में जो वेवलेंथ निकला λ1. और अब यह इलेक्ट्रॉन इसमें आया और इसमें से इसमें आया तो इसमें से एनर्जी जो वेवलेंथ निकला λ2. लेकिन अगर यह इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ना इसमें से इसमें ना आकर इसमें से फिर इसमें से इसमें ना आकर डायरेक्ट इसी में से और इसमें आ रहा है, तो इसमें निकलने वाला जो वेवलेंथ है वो λ है. समझ में आया? यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, तीन ऑर्बिट है, तीन सेल है 1 2 3, कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे सेल से दूसरे सेल में आया और दूसरे सेल से पहले सेल में आया. अगर तीसरे सेल से दूसरे सेल में आया तो उसमें निकलने वाला जो वेवलेंथ है λ1, और फिर दूसरे सेल से पहले सेल में आया तो उसमें जो निकलने वाला वेवलेंथ है λ2. और वही इलेक्ट्रॉन जब तीसरे सेल से डायरेक्ट पहले सेल में आया तो उसमें जो निकलने वाला वेवलेंथ है वह λ है. ठीक है, अगर इसमें यहाँ से यहाँ तक आने में निकलने वाला एनर्जी E, यहाँ से यहाँ तक निकलने वाला एनर्जी E1, और यहाँ से यहाँ तक आने में निकलने वाला एनर्जी E2 है, तो E क्या होगा, E1 और E2 में क्या रिलेशन होगा. यहाँ से यहाँ तक आने में निकलने वाला एनर्जी E, यहाँ से यहाँ तक आने में निकलने वाला एनर्जी E1, और यहाँ से यहाँ तक आने में निकलने वाला एनर्जी E2. तो व्हाट इज द रिलेशन अमॉन्ग E1 एंड E2? व्हाट इज द रिलेशन अमॉन्ग E1 एंड E2? तो देखिए क्या होगा, सिंपल सा सही एकदम बताए हैं. E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2. यानी E को क्या लिख सकते हैं, SC/K, वेवलेंथ कितना है λ. E1 का कितना है, SC/K, वेवलेंथ कितना है λ1. और E2 का कितना है, SC/K λ2. यानी HC से SC कैंसिल हो जाएगा, यानी λ इक्वल्स टू 1/K λ इक्वल्स टू 1/K λ1 प्लस 1/K λ2. ये रिलेशन होगा λ λ1 λ2 में. डायरेक्ट जोड़ मत दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि यहाँ से निकलने वाला λ1, यहाँ से निकलने वाला λ2, तो यहाँ से निकलने वाला λ है तो λ इक्वल्स टू λ1 प्लस λ2. नहीं, तो इसमें रिलेशन होगा 1/K λ इक्वल्स टू 1/K λ1 प्लस 1/K λ2.
ये रिलेशन होगा। ध्यान दीजिएगा इसको ध्यान दीजिएगा, ये कंसेप्ट है, ये अच्छा कंसेप्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। कई बच्चे जोड़ देते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जुड़ के आंसर ला देते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर न्यू के फॉर्म में लिखना चाहें तो एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू 1 प्लस एच न्यू 2, तो ये एच कैंसिल हो जाएगा, यानी न्यू इक्वल्स टू न्यू 1 प्लस न्यू 2। न्यू में तो ये कॉन्सेप्ट सही है, न्यू में तो ये कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन लेमडा में कॉन्सेप्ट अपोजिट हो रहा है। इसमें तो सीरीज कम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, लेकिन इसमें पैरेलल वाला, लेमडा में पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और इसमें सीरीज वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कई बच्चे होते हैं कि डायरेक्ट इसमें से इसमें आया और इसमें से इसमें लेमडा 1, इसमें से इसमें लेमडा 2 दिया है, तो इसमें से इसमें आने वाली वेवलेंथ पूछा है तो डायरेक्ट सोचते हैं जोड़ देते हैं और जोड़कर ला देते हैं आंसर, जो जुड़कर आंसर ला देते हैं डायरेक्ट। इस पर एक सवाल दे रहे हैं, कर लीजिए। इस पर एक हर कंसेप्ट पर 1-2 सवाल देंगे, ये मत सोचिएगा किसी कंसेप्ट से ऐसा नहीं होगा कि एक सवाल छूटेगा, हर कंसेप्ट से सवाल होगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, सवाल दे रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको, जैसे कि मिटा दे रहे हैं इसको, हेडिंग तो डाल ही दिए होंगे। जैसे कि इफ अ इलेक्ट्रॉन मूव्स इन थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट and then second orbit to first orbit, which wavelength is 4000 एंगस्ट्रॉम and 6000 एंगस्ट्रॉम, then when electron jumps third to first orbit, then find that wavelength. यानी कि ध्यान से सुनिए, इफ अ इलेक्ट्रॉन मूव्स इन थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, यानी एक इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आया, देन दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आया। अगर तीसरे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गया तो उससे निकलने वाला वेवलेंथ जो है 4000 एंगस्ट्रॉम, और जब तीसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में गया तो उससे निकलने वाला वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। देन अगर वह इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे में और दूसरे से पहले में न आकर डायरेक्ट तीसरे से पहले में आए तो उससे निकलने वाला वेवलेंथ क्या होगा। कंसेप्ट बताएं, सवाल बताएं, बस 1/k लैम्डा निकालना है और 1/k लैम्डा 1 + 1/k लैम्डा 2, डायरेक्ट आंसर। एक काम करिए, कोनो का मत करिए, डायरेक्ट लगाइए, हाइपोथेसिस है, कोई कंसेप्ट नहीं है कि यही होगा। 4000, हाँ इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, 4000 को 6000 की जगह, 6000 के 4000 की जगह, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम इसको प्रैक्टिस एज ए प्रैक्टिस ले रहे हैं। जरूरी थोड़ी कि कुछ चीज़ सही दो, सही है कंसेप्ट पर सवाल सही है, लेकिन जो 4000 एंगस्ट्रॉम है नहीं निकल कर 6000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम अपोजिट हो सकता है, क्योंकि जो दूसरे से पहले में आएगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगा। ठीक है, लेकिन सही है, लगाइए सवाल लगाइए, वीडियो रोकिए, सवाल लगाइए, पहले एकदम रोक दीजिए वीडियो एकदम। ठीक है, सवाल लगा लीजिए, सवाल लगा लीजिए, इसको लग गया। देखिए कुछ नहीं करना है भाई, 1/k लैम्डा इक्वल टू 1/k लैम्डा 1 + 1/k लैम्डा 2, यानी 1/k लैम्डा निकालना है, 1/k 4000 एंगस्ट्रॉम को कॉमन में ले लीजिएगा, 1/k 6000, बस सिंपल सा। कितना हो जाएगा 24000, कितना हो जाएगा 24000, यानी 4000 इसका कितना हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 4, यानी 1/k लैम्डा, यानी लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 24000/k कितना 10, 10 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 2400 एंगस्ट्रॉम, कितना 2400 एंगस्ट्रॉम। यानी अगर वह डायरेक्ट पहला से दूसरा में और दूसरा से चौथा में ना आकर पहला से दूसरा और तीसरा से दूसरा और दूसरा से पहला में ना आकर डायरेक्ट तीसरा से पहला में आता तो उससे निकलने वाला वेवलेंथ जो होता है 2400 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी बीचे वाला होता है, एकदम ध्यान दीजिएगा, बीचे वाला नहीं, सबसे कम होता, वेवलेंथ सबसे कम होता है क्योंकि एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। बीच वाला कहाँ होता है 4000 6000, याद रखिएगा। जो तीसरा से डायरेक्ट पहला में आएगा उसकी
वेवलेंथ सबसे कम होगी। जो जो पार्ट डिसेक्रेट होकर आ रहे थे, तीसरा से दूसरा फिर दूसरा से पहला, तो जितना वेवलेंथ पहला का था, जितना वेवलेंथ दूसरा का था, अगर वही इलेक्ट्रॉन तीसरा से डायरेक्ट पहला में आ जाए तो जो उसका वेवलेंथ होगा वह दोनों के वेवलेंथ से कम हो जाएगा। देख लीजिए एग्जाम्पल आपके सामने है, 4 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, सबसे कम 2400 एंगस्ट्रॉम आया। अरे वो जो रेजिस्टेंस पैरेलल में कम्बिनेशन था, कि पैरेलल में कम्बिनेशन है तो रेजिस्टेंस, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता था, जो सबसे छोटा था उससे भी छोटा आता था ना। इसमें जो सबसे छोटा वेवलेंथ होगा उससे भी छोटा वेवलेंथ आ जाएगा इसका। देखिए 2400 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम से 2400 एंगस्ट्रॉम छोटा है तो 2400 एंगस्ट्रॉम, कोई दिक्कत, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर भाई, एकदम आसान, एकदम आसानी से समझ में आ रहा है ना, एकदम आसानी से समझ में आ रहा है ना, एकदम आएगा, क्यों नहीं आएगा, सिंपल है। ठीक, तो नोट कर लीजिए इसको, वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसको, मिटा कर एक आध दो ठोरो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, समय तो हो ही चुका है लेकिन पढ़ ले रहे हैं भाई, कितना दिन चलेगा, थोड़ा बढ़ा बढ़ा के पढ़ें, आप कौट कंसेप्ट पढ़ाना है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, सबसे मस्त टॉपिक स्पेक्ट्रम, सबसे अच्छा, सबसे शानदार, जानदार, नामदार, कामदार, सबसे मस्त स्पेक्ट्रम टॉपिक हम पढ़ेंगे। और स्पेक्ट्रम में सबसे खास एक स्पीसीज का स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसके बारे में पूरे लेक्चर में डिस्कस होगा, एक लेक्चर तक। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम फॉर ऑल स्पीसीज। किसके लिए, सभी स्पीसीज के लिए क्या पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम। व्हाट इज स्पेक्ट्रम, व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम। जैसे कि मान लीजिए प्रिज्म है, यहाँ से लाइट रेज आया और यह अपने सातों कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, और ये जो सातों कंपोनेंट निकला है ये क्या है, विविग्योर, विविग्योर ये निकला है, ये सातों कंपोनेंट में इसे डिवाइड हो गया। ठीक है, ये वाइट रेज है, वाइट रेज, ये प्रिज्म है, बना लीजिएगा इसको, इसको बना लीजिएगा, और ये 7 कलर में विविग्योर के कलर में डिवाइड हो गया। तो जब ये विविग्योर के कलर में डिवाइड हो गया तो जो एक लाइन मिलता है ना, एक कॉन्टिन्यूसली जो सीरीज मिलता है कलर का जो सीरीज मिलता है, कलर का सीरीज मिला ना, देखो कलर का सीरीज मिलता है, रेड, वायलेट, विविग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो सीरीज जो मिलता है उसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या, स्पेक्ट्रम। जिसे आप देखेंगे रेनबो में, रेनबो जो बनता है बारिश में, थोड़ा हल्का सा बारिश होता है, फिर सूर्य निकलता है तो देखते हैं कि रिफ्लेक्शन के आफ्टर टोटल रिफ्लेक्शन होता है पानी के बूंद में, जो पानी का ड्रॉप होता है उसमें टोटली रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है वाटर। तो उसमें हम देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स तो हम देखेंगे कि कैसे होता है रेनबो, कैसे फॉर्म होता है। इस लेक्चर में देखिए, बस इतना देखिए कि जब रेनबो बनता है तो उसमें सातों कलर दिखता है, तो उस सातों कलर का जो सीरीज बनता है ना उसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम सीरीज। क्या, स्पेक्ट्रम, उसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया, इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए। चल रहा है ना वीडियो भाई, चल रहा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है भैया, 1 घंटा होने वाला है अभी, जल्दी जल्दी करिए। स्पेक्ट्रम, अब देखिए हो गया ना। अब स्पेक्ट्रम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किस पार्ट में डिवाइड करते हैं स्पेक्ट्रम को, एक तो होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और जो सेकेंड होता है उसको कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एक तो होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और सेकेंड होता है डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब आप सोचेंगे कि अरे भैया ये तो समझ में आ गया कि स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, जो कलर होता है, जो प्रिज्म से टकराने के बाद 7 कलर विविग्योर में डिवाइड होता है, उसको तो, उसकी लाइन को, सीरीज को तो हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन ये डिसकॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जैसे कि मान लीजिए विविग्योर है, विविग्योर, 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 तो ये देखिए इसमें जब हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो आपको पता है ना कि वेवलेंथ तो इंक्रीज़ करता है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करती है। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेगी तो एनर्जी डिक्रीज़ करेगा। समझ में आया,
समझ में आया? एकदम समझ में आया होगा। जब वायलेट से रेड की तरफ आएंगे तो उसका वेवलेंथ इंक्रीज करेगा लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। वायलेट का वेवलेंथ कितना? 4000 के एंगस्ट्रॉम के आसपास, और रेड का वेवलेंथ कितना? 7800 एंगस्ट्रॉम, जो कि बामर सीरीज में आता है। हम आगे पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सीरीज पढ़ाया जाएगा हम पढ़ेंगे, उसमें सब पढ़ेंगे, मस्त से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें देखिए विविग्योर बी से आर की तरफ आने पर वेवलेंथ डिक्रीज फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, तो एनर्जी डिक्रीज। जब कोई ऐसा सीरीज आपको मिले जिसमें सभी कलर, सातों कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, सातों कलर एक लाइन में एक सीरीज में दिखाई दें तो कॉन्टिन्यूसली सब दिखाई दे रहा है, तो उस प्रकार के सीरीज को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। उस प्रकार के सीरीज को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जिसमें सातों कलर सीरीज में दिखाई दें उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इतना समझ में आ गया? ठीक है। और देखिए अब डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, जैसे कि मान लीजिए BIB, ठीक है, YR, BIB YR, मान लीजिए देखिए BIB जी ग्रीन, यहाँ पर ऑरेंज, ऐसा कोई सीरीज जिसमें मान लीजिए कि कोई कलर छूट गया हो, यह कलर दिखाई दे रहा है, यह कलर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, तो ऐसा कोई भी सीरीज आपको मिल रहा है जिसमें कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा है, सातों कलर का जो विविग्योर का सीरीज है वो बन नहीं रहा है, नहीं बन रहा है, तो उस प्रकार के स्पेक्ट्रम को कहते हैं क्या? डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें से एक कलर गायब हो गया, क्योंकि इसमें से एक कलर गायब हो गया, तो इसको कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या? डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अगर हम स्पेक्ट्रम को चाहें ना तो देखिए दो प्रकार से और डिवाइड कर किया जाता है स्पेक्ट्रम को। एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम, और सेकेंड होता है जो ना उसको कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम, इस स्पेक्ट्रम में दो प्रकार के स्पेक्ट्रम हो सकते हैं, एक लाइन स्पेक्ट्रम, दूसरा का बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई कलर यहाँ दिखा, फिर कुछ समय के बाद एक लाइन में यहाँ दिखा, एक लाइन में दिखा, फिर कुछ समय के बाद एक लाइन इसका कलर का यहाँ दिखा, फिर कुछ समय के बाद एक कलर का लाइन यहाँ दिखा, तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है देखिए, बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि ये कलर का एक बैंड बनेगा, यह मान लीजिए एक कलर का बैंड यहाँ दिखा, फिर कुछ समय के बाद ब्लैक रहेगा, फिर दूसरे कलर का बैंड यहाँ दिखेगा, दूसरे कलर का बैंड यहाँ दिखेगा, फिर कुछ समय के बाद काला रहेगा, फिर तीसरे कलर का बैंड यहाँ दिखेगा, तो इसको कहेंगे बैंड स्पेक्ट्रम, इसको कहेंगे बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम भी समझ गया होंगे आप, एकदम सिंपल है। लाइन की तरह कलर दिखा है कुछ समय के बाद तो लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड की तरह कलर दिख रहा है कुछ समय के बाद तो उसको कहेंगे बैंड स्पेक्ट्रम। और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी समझ गए। आई होप इतना तक तो समझ गए होंगे, क्योंकि एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। वीडियो रोकिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला बता रहे हैं। वीडियो रोकिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? तो हम स्पेक्ट्रम पढ़ लिए, स्पेक्ट्रम पढ़ लिए। अब इस स्पेक्ट्रम में जो डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, तो अब हम आप सोचिए उस पर कि डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसी चीज़ में आता क्यों होगा। सोचिए, क्योंकि वाइट रेज जो होता है उसमें तो सातों कलर होंगे, जब भी कहीं आना चाहिए तो सातों कलर आना चाहिए, तो दो कलरवा होते क्या है, तीन कलरवा होते क्या है, या एक का कलरवा नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? तो डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम पर चर्चा करने वाली विषय है, तो हम उसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उसी पर चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या? डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब देखिए डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों होता है। एक तो ये हो सकता है कि अगर वाइट रेज है, सातों कलर निकला तो उसमें से एक कलर हम निकाल लें तो एक को कमी हो जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो वाइट रेज जा रहा है उसमें एक कलर और डाल दें तो एक कलर जो उधर से 7 कलर निकलने वाला है उसमें से एक कलर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो भी डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यानी डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप। कौन कौन से पार्ट में? एक तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा का इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वी आर डिस्कस्ड अबाउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जैसे ना कि जैसे कि एक बर्तन लेते हैं, एक वेसल लेते हैं, एक बॉटल लेते हैं, उसमें हम ले लेते हैं सोडियम का वेपर। क्या?
सोडियम का वेपर, वेपर ऑफ सोडियम, वेपर ऑफ सोडियम। यहाँ पर लगा देते हैं प्रिज्म और यहाँ पर लेते हैं दीवार। यहाँ से वाइट रेज जाता है, ये कौन सा रेज है, वाइट रेज, वाइट रेज। तो यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर अब रिफ्लेक्शन के बाद आप देखेंगे ना कि 6 कलर मिलेगा, सिर्फ क्या 6 कलर मिलेगा। और यहाँ से जो एक कलर होगा ना येलो कलर, येलो वह नहीं मिलेगा, येलो कलर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो सोडियम का वेपर होता है ना इस येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आ रहा है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जिसे सोडियम में वेपर को किसी बोतल में रखकर उसमें लाइट रे उसमें से गुजारी है और उससे जो लाइट रे निकल रही है उसको एक प्रिज्म से गुजारी है। तो आप देखेंगे कि 6 कलर मिलेगा, एक कलर नहीं मिलेगा, येलो कलर नहीं मिलेगा। तो क्या होता है ना कि उस स्पेक्ट्रम में जो सोडियम वेपर होता है ना, तो उसके सोडियम वेपर इस येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कौन सा स्पेक्ट्रम बना यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि सोडियम येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो स्पेक्ट्रम जो मिला उसको कहेंगे क्या, बोलिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एकदम सही, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है कि जैसे इसे कोई गैस लिए और यह एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है, कोई गैस एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड, भैया एक्साइटेड लिखिए, काय लिखे हैं, एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। अब इसको इसमें से वाइट रेज पास कीजिए, ये कौन सा रेज है, वाइट, और इससे निकला और यह इसमें गया और यह 7 कलर मिलेगा, 7 कलर तो मिला, लेकिन जो एक कलर होता है ना, एक कलर कुछ में से होगा डार्क हो जाएगा, डार्क कलर कोई मिलेगा, डार्क कलर कोई भी कलर मिलेगा जो एक डार्क मिलेगा, जैसा कि आप एक्साइटेड में जितना एक्साइट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से डार्क कलर मिलेगा। तो यह एक कलर और बढ़ा देता है, क्योंकि 7 कलर से ज़्यादा तो कोई हो ही नहीं सकता, तो एक कलर कोई ना कोई देगा, तो उसी को कलर को बढ़ा देगा और बढ़ाने से वह कलर डार्क हो जाएगा, जितना 6 की अपेक्षा ज़्यादा डार्क हो जाएगा। एज़ कम्पेयर टू 6 1 विल बी मोर डार्क, एक डार्क बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार के इमिशन किया, यानी एक कलर को निकाला, तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोके नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो देखिए आज हम लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़ा, उसके बाद रिलेशन पढ़ा, रिवॉल्यूशन पढ़ा, वेव नंबर पढ़ा, व्हाट इज द रिलेशन आर पढ़ा, एंड टाइम पीरियड टी, फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन क्या होता है, सब पढ़ लिया। आज बहुत ज़्यादा टॉपिक, अच्छे टॉपिक कवर कर लिए। अगले लेक्चर में इसी स्पेक्ट्रम को आगे पढ़ाएंगे और आगे बताने के लिए स्पेक्ट्रम में सबसे महत्वपूर्ण एक स्पेसीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज को क्या होता है, उसका वेवलेंथ कितना से कितना होता है, और वो समझ लीजिए बहुत अच्छा टॉपिक है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आते ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद वही मैटर वेव, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसके बाद क्वांटम मॉडल, लास्ट वाला क्वांटम मॉडल पढ़ेंगे। बस 4-5 लेक्चर, 3-4 लेक्चर का और काम है। तो इतना नोट कीजिए, रिवीजन करते रहिए, सवाल लगाते रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।